आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज बात उस स्पीड ब्रेकर की करेंगे जो देश की राजधानी में हजारों परिवारों की रोजी रोटी पर लग गया है। दिल्ली में देखिए, बाइक टैक्सी को बैन कर दिया गया है। दिल्ली में 80,000 से ज्यादा बाइक राइडर्स हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जिन्होंने कोरोना के दौरान नौकरी खोने के बाद घर में खड़ी अपनी बाइक को घर चलाने का एक माध्यम बना लिया था। कई ऐसे हैं जो अपने घर से दूर रहकर पढ़ाई कर रहे हैं और रोज कुछ घंटे बाइक टैक्सी चलाकर अपना खर्चा निकाल लेते थे। दिल्ली में आज ऐसे जाने कितने ही कहानियां हैं जो जिंदगी के रास्ते पर थम सी गई हैं। इन हजारों परिवारों की गृहस्थी बाइक टैक्सी के पहियों के सहारे ही दौड़ रही थी। और गुड न्यूज टुडे इन बाइक राइडर्स के बीच जा पहुंचा। ये जानने और समझने की कोशिश की कि आखिर एक फैसला किस तरह राजधानी में हजारों परिवारों की रोजी रोटी की राह में स्पीड ब्रेकर बन गया है। जब से ऑर्डर आया, लेकिन दिक्कत बहुत सारी। मैं बच्चों की फीस कहाँ से दूंगा, या अपनी गाड़ी की ईएमआई या घर का खर्चा कैसे चलाऊंगा। अगर ऐसे ही रहेगा तो फिर सर मुझको या तो सर पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी या फिर वापस जाना पड़ेगा, या फिर मुझको ये पढ़ाई छोड़ के कोई जॉब ढूंढनी पड़ेगी पार्ट टाइम में। इन्होंने एकदम निकाल दिया। थोड़ा सा टाइम देना चाहिए था इसको कि कुछ नियम बनाए। हम हर चीज मानने को राजी है इनके नियम के, लेकिन वो बनाए तो कम से कम, और हमें कुछ टाइम दे कि कैसे काम करना है। इससे क्या बेरोजगारी और बढ़ जाएगी और इसकी डबल मार पड़ेगी। एक तो लॉकडाउन की मार, बेरोजगारी की मार, महंगाई की मार, फिर ये भी है। अगर आप उनको फिर दोबारा उनसे ये रोजगार भी छीन लेंगे तो आप उनसे एक उम्मीद छीन रहे हो। सब गड़बड़ हो गया सर। मैं पिछले 10 दिन से नहीं गया हूँ काम पे। जो मेरे पास थोड़ी बहुत सेविंग बची हुई थी वो भी खत्म हो गई है। गुर्बत की तेज आग पे अक्सर पकाई भूख। खुशहालियों के शहर में क्या कुछ नहीं किया, लेकिन इस भूख का हिसाब दे कौन और दे कैसे। और उससे भी बड़ा सवाल कि आदेश देने वालों से हिसाब मांगे कौन। वही आदेश जो एक रोज अचानक जारी हो गया और देश की राजधानी में बाइक टैक्सी बैन कर दी गई, अचानक, रातों रात। इस फैसले का नतीजा ये हुआ, दिल्ली में बाइक टैक्सी चलाने वाले 80,000 से 1 लाख लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया। ये दिल्ली के बाइक टैक्सी राइडर हैं। इनकी सुबह भी हमारी और आपकी सुबह की तरह होती थी। ये उठते थे, तैयार होते थे, बच्चों के साथ थोड़ा वक्त बिताते थे और अपने काम के लिए निकल जाते थे। लोगों को अपनी बाइक की पिछली सीट पर बैठाकर उनकी मंजिल तक पहुंचाना ही इनका काम था। इनकी बाइक के घूमते पहिए से जिंदगी की गाड़ी आसानी से चल रही थी, लेकिन दिल्ली सरकार के एक फैसले ने इनकी बाइक पर, इनकी जिंदगी की गाड़ी पर ब्रेक लगा दिया है। फिलहाल इनके वर्तमान में ही अंधेरा नहीं है, बल्कि बच्चों के भविष्य पर भी सवाल है। दिल्ली के शास्त्री पार्क में रहने वाले नरेंद्र शर्मा की गृहस्थी कोरोना की ढलान के बाद अभी बस वापस चढ़नी ही तो शुरू हुई थी। जब रोजगार के दूसरे रास्ते बंद थे तो दोस्तों के कहने पर नरेंद्र ने बगैर किसी इन्वेस्टमेंट के कमाई का ये रास्ता निकाला था, जिसे फिलहाल बंद कर दिया गया है। मैं एक बाइक टैक्सी राइडर हूँ, जो मैं कम से कम और मैं इसी पर ही लगभग डिपेंड हूँ, बाइक टैक्सी पर। अभी जो जब से ये बैन का ऑर्डर आया है, हमें बहुत ज़्यादा इसमें दिक्कत आने लगी है कि हम कहाँ से अपना खर्चा चलाएंगे। मेरे घर में मेरे अपने दो बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी, उनकी स्कूल की फीस भी है, बहन की अभी शादी भी करी, जो हमारी पूंजी वो हमने सब लगा दी। हम कहाँ से करेंगे इस चीज के लिए। नरेंद्र जैसी ही कहानी है संगम विहार के विनोद कुमार की। कोरोना ने बेरोजगार किया तो बाइक के पहियों के सहारे गृहस्थी की गाड़ी घूमने लगी। मैं 2 साल से बाइक टैक्सी का काम करता हूँ और इससे पहले मैं एक कंपनी में एरिया सेल्स मैनेजर था, मोबाइल कंपनी में। और लॉकडाउन के टाइम कंपनी ने छटाई कर दी, तो उसके बाद फिर मेरे को ये ऑप्शन मिला, तो मैं ये 2 साल से कर रहा हूँ। लेकिन अभी जिस तरीके से चल रहा है कि गवर्नमेंट ने कहा कि बाइक टैक्सी बंद है, तो बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम हो रखी है, क्योंकि घर में जो भी खर्चा है, जो भी बजट है, वो इसी के बेस पे चलता है। मेरा एक बेटा है, एक बेटी है,
बेटा अभी 12th में है और बेटी मेरी 10वीं में है। लेकिन मसला बस रोटी भर का नहीं है, मसला उन उम्मीदों का भी है जिनकी आंच पर पकने वाले बेहतर और खुशहाल भविष्य का सपना विनोद के बच्चे देख रहे थे। जैसे मेरा बेटा अभी उसने 12th क्लियर किया है अभी, तो उसकी जो इच्छा है वो IIT करने की है। तो अभी जैसे हमने बेसिकली पता करवाया तो 12 लाख रुपए का खर्चा है 4 साल में IIT के अंदर। तो और मेरे घर का जो मंथली बजट है वो 10 से 12 हज़ार रुपये का है, और बाकी मेरे को हर महीने कुछ ना कुछ इकट्ठा करना ही पड़ता है। लेकिन जो अब सिचुएशन है, तो मैं यही सोच रहा हूँ कि आगे मेरा तो छोड़ो, मेरे बच्चों का क्या फ्यूचर होगा। विनोद जैसे कितने ही लोगों की उम्मीदों पर इस फैसले की कैची चली है। यूपी के बस्ती से सपनों की राजधानी में आ बसे अजय ये समझ नहीं पा रहे कि उनसे आखिर चूक कहाँ हुई। अजय ने सड़क किनारे कचौड़ी की रेहड़ी लगाकर पहले स्कूल और फिर ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की। कोरोना ने रेहड़ी का बिजनेस चौपट किया तो सोचा बाइक टैक्सी के पहियों के सहारे ही पहले MA और फिर UPSC में कामयाबी तक का सफर तय हो ही जाएगा। मगर अब जिंदगी के स्पीडोमीटर को तो जैसे इस फैसले ने थाम ही लिया है। बस्ती जिला में मेरा गांव है और मेरी फैमिली और मेरे यहाँ पे यहीं पे रहते हैं, रेंट पे रहते हैं। मैं यहाँ पे मतलब MA कर रहा हूँ और मैं पार्ट टाइम में काम करता हूँ। पहले मेरे पास इससे पहले मैं रेडी लगाता था, रेडी लगा के मैंने पढ़ाई गुजारा हो गया मेरा। उससे मेरा रेडी का काम ठप हुआ तो फिर मैं बाइक टैक्सी में आया। मैं बाइक टैक्सी में आते बढ़िया होता था, मेरा पढ़ाई का खर्चा भी निकलता था। अब इसमें मैं MA कर रहा हूँ, मुझे फीस भी पेमेंट करनी है। और मेरे का आज ही अभी मेरे को पास फ़ोन आया था कि आप लोन ले रखे हो, आपकी लोन की EMI नहीं जा रही है। अजय के इस मुश्किल दौर में उनका परिवार मजबूती से उनके साथ खड़ा है। लेकिन बाइक टैक्सी राइडर ऐसे भी हैं जो गृहस्थी में सहारा लगाने के लिए अब तक परिवार को बिना बताए बाइक टैक्सी चला रहे थे। UPSC की तैयारी करने बुलंदशहर से दिल्ली आए इस नौजवान की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। पहले क्या था कि जब मैं यहाँ आया था 1.5 साल पहले, तो पहले मैं पैसे मांगता था घर से। तो फैमिली में कंडीशन क्या है कि अप डाउन होती रहती है। पापा की सैलरी है, मगर अब हम लोग 5 भाई लोग हैं तो ऊपर नीचे कंडीशन चलती रहती है। तो हर बार पैसा मांगना थोड़ा खराब लगता था। तो बाइक टैक्सी से क्या था ना कि मेरी जो यहाँ की डेली एक्सपेंसेस जो थे वो निकल जाते थे आराम से, मुझको मानना नहीं पड़ता। इसमें क्या है कि टाइम का डिपेंडेंसी है नहीं, तो मैंने मॉर्निंग में कर लिया 3-4 घंटे, तो मेरे पार्ट टाइम में वो काम चल जाता था। हर रोज 10 घंटे पढ़ाई के बाद ये नौजवान माँ बाप का बोझ कम करने के लिए पीक आवर्स में बाइक टैक्सी चलाता था। लेकिन भारी चालान के डर से अब बाइक टैक्सी चलाने की हिम्मत और आमदनी दोनों पर फिलहाल ब्रेक लग गया है। दिल्ली से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो देखिए 2015 के बाद से देश में बाइक टैक्सी सर्विस देने वाले स्टार्टअप्स की शुरुआत हुई। 2017 तक 40 कंपनियां इस फील्ड में उतर चुकी थी। हालांकि बड़े प्लेयर्स जैसे ओला बाइक, उबर मोटो और रैपिडो ही रहे। आइए आपको दिखाते हैं कि भारत में फिलहाल बाइक टैक्सी का बाजार कितना बड़ा है। समझिए इसको। बाइक टैक्सी सर्विस प्रोवाइडर रैपिडो देश के 100 से ज्यादा शहरों में ऑपरेट करती है। रैपिडो दावा करता है कि उसके साथ 10 लाख ड्राइवर्स और 1 करोड़ से ज्यादा कस्टमर्स जुड़े हुए हैं। इसी तरह 2016 में 3 शहरों से शुरुआत करने वाली ओला बाइक आज देश के 200 से ज्यादा शहरों और कस्बों में अपनी सर्विस दे रही है। तो वहीं उबर मोटो भी 30 से ज्यादा शहरों में मौजूद है और अपनी लगातार मौजूदगी के दायरे को बढ़ाती जा रही है। फिलहाल देश में 10 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड बाइक टैक्सी ड्राइवर्स हैं जो रोज बाइक टैक्सी चलाते हैं। इनमें से 1,20,000 टैक्सी ड्राइवर्स सिर्फ दिल्ली में हैं। देश में हर हफ्ते 1 करोड़ से ज्यादा बाइक टैक्सी ट्रिप्स होती हैं। सिर्फ दिल्ली में हर हफ्ते 25 लाख बाइक टैक्सी ट्रिप्स होती हैं। 2021 तक बाइक टैक्सी बाजार 418 करोड़ रुपए का था, लेकिन 2030 तक इसके लगभग 30 गुना तक बढ़ने की उम्मीद है। यानी 2030 तक बाइक टैक्सी मार्केट बढ़कर 12,250 करोड़ का हो जाएगा। अब देखिए, ना केवल ये राइडर्स बल्कि इन बाइक टैक्सियों का इस्तेमाल करने वाली सवारियों पर भी इस बैन का असर पड़ा है। बाइक टैक्सी की सवारी करने वाले लोगों में खास तौर पर स्टूडेंट्स की तादाद बहुत बड़ी है। ये किफायती सवारी ट्रांसपोर्ट के किसी भी और साधन की तुलना में बेहद कम खर्च में मंजिल तक पहुंचा देती थी, और वो भी जाम में फंसे बिना। यानी दिल्ली में बाइक टैक्सी पर बैन ने राइडर्स के अलावा कई और घरों के बजट पर भी असर डाला है।
फर्ज कीजिए कि आपको अभी अपने शहर में 7 से 8 किलोमीटर दूर किसी जगह जाना हो। कैब का किराया 200 से 250 रुपए तक का होगा, लेकिन उसी दूरी को कम खर्च में जल्दी तय करना हो तो अब से कुछ दिनों पहले तक दिल्ली वालों के लिए इसका जवाब था बाइक टैक्सी। कैब से आधे से भी कम किराया और व्यस्त ट्रैफिक में भी बेहतर मोबिलिटी, ये दो ऐसी खूबियां हैं जिन्होंने बाइक टैक्सी को भारत में तेजी से पॉपुलर बनाया। बाइक टैक्सी एक ऐसा साधन है जो दिल्ली की कॉलोनियों के गलियों गलियों तक अंदर पहुंच के जो है राइडर्स को उठाता है और घर के दरवाजे तक छोड़ता है, जबकि अगर हम बाकी साधनों की बात करें तो वो आपको केवल रोड तक छोड़ता है। तो ये एक ऐसी सुविधा है जिसको गवर्नमेंट को बंद नहीं करना चाहिए। बाइक टैक्सी इस्तेमाल करते आ रहे दिल्ली वाले इन दिनों परेशान हैं। इनमें ज्यादातर संख्या स्टूडेंट्स की है। पहले जिस जगह पर कैब से 1/4 और ऑटो से लगभग आधे किराए में पहुंच जाते थे, अब उसी मंजिल तक पहुंचने में ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है। जाम में वक्त भी लग रहा है। अब जब से बंद कर दी गई है, हम लोग पहले कॉलेज चले जाते थे सुबह, जैसे मेट्रो वगैरह में थोड़ा दूर है घर से मेट्रो वगैरह भी, और ऑटो वगैरह का भी ये मतलब थोड़ा अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, ज़्यादा ही होता है। तो रैपिडो बाइक वगैरह जो होती थी वो सही रहती थी कि जल्दी से 40-50 रुपीज़ में हम आराम से चले जाते थे, और जब से बंद करी है तब से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। स्टूडेंट्स जो हैं बेसिकली कॉलेज जाते हैं तो उनको रैपिडो से कम टाइम, बहुत टाइम बचता था। मेट्रो ऑटो में पहले पकड़ना पड़ता है, उसमें फिर बार्गेनिंग करो, उसमें टाइम वगैरह बहुत लगता है। रैपिडो से तुरंत नॉर्मल बुक करा और वो बाहर ही आ जाता था। इजी वे टू एक्सेस भी था और साथ ही साथ डिस्काउंट भी था इस चीज़ में, ये फील्ड में, तो सबको इजी पड़ता था। तो अभी सारे यूथ जो भी बाहर से पढ़ने आ रहे लड़के लोग, उनको इशू आ रहा है इस चीज़ के कारण। दरअसल राजधानी में जैसे जैसे बाइक टैक्सी की लोकप्रियता बढ़ती गई, इसके साथ ही बाइक टैक्सी के ऑपरेशन पर कंफ्यूजन भी तेजी से बढ़ा। आज दिल्ली में भले ही बाइक टैक्सी के संचालन पर रोक लग गई है, लेकिन दिल्ली से सटे गुरुग्राम या नोएडा में बाइक टैक्सी चलाने की परमिशन है। इसी कंफ्यूजन का हवाला देकर बाइक राइडर ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिर दिल्ली में इस बैन का आधार क्या है। कम पैसों में अगर उसको एक सवारी मिल रही है जो उसको टाइम पे उसके ऑफिस पहुंचाती है, तो इसमें फायदा पब्लिक का ही है ना। थोड़ा फायदा लोगों को, रोजगार मिल गया है। इस काम को करते हुए क्राइम रेट बढ़ा हो इस काम में, ऐसा तो कहीं आया नहीं है। सड़क पे हादसे पहले भी होते हैं और आगे भी होते रहेंगे। सिर्फ बाइक टैक्सी को दोष देना या ह्यूमन सेफ्टी के लिए सिर्फ इसी को दोष देना, वो तो गलत है। ऐसा कोई पैरामीटर तो बना नहीं है, या अभी तक कोई ऐसी रिपोर्ट आई नहीं है। बाइक टैक्सी चलाने वाले और इस्तेमाल करने वाले कस्टमर दोनों की ही सबसे बड़ी शिकायत फिलहाल ये नजर आती है कि बैन से पहले उन्हें बदलाव के लिए जरा सा भी वक्त नहीं दिया गया। सरकार ने रातों रात ये बैन लगाकर उनकी मुश्किलों को बढ़ा दिया। अब जब से ये बैन हुआ है तो प्रॉब्लम ये है कि बैन होने से हमें दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट चाहती है कि हम लोग कानून के दायरे में आए, तो जहाँ तक मेरी राय है सभी राइडर्स चाहते हैं कि कानून के दायरे में हम काम करें, कानून से बाहर ना करें। बस दिक्कत ये हुई है कि जो सडनली इन्होंने लगा दिया ना, प्रॉब्लम वो हुई है हमारे साथ। ना हमें समय दिया गया, क्योंकि कोई भी राइडर, जो हम जितने भी राइडर्स हैं, एक मिडिल क्लास लोअर तबके से आते हैं। फिलहाल दिल्ली में बाइक राइडर सुनील मिश्रा ने राइड हेल्प इंडिया नाम से व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर बाइक टैक्सी राइडर्स को साथ जोड़ा है, ताकि सरकार तक अपनी बात पहुंचाई जा सके। अभी ग्रुप में 1200 मेंबर्स हैं। ये ग्रुप लीगल हेल्प और एनजीओ से संपर्क साधकर सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिशों में जुटा है। दिल्ली और एनसीआर के अंदर अगर हम बात करें तो तकरीबन 1 लाख राइडर हैं, और 1 लाख राइडर जिसमें पार्ट टाइमर भी हैं और फुल टाइमर भी हैं, सब काम कर रहे हैं। लेकिन दिल्ली गवर्नमेंट का जो नियम आया है, अब इस नियम को हमें मानना भी पड़ेगा, क्योंकि हम कानून के खिलाफ नहीं जा सकते। लेकिन ये नियम एकदम आ गया है। हम पहले आराम से काम कर रहे थे, नोएडा, दिल्ली, गाजियाबाद, कहीं पर भी काम कर रहे थे, हमें कोई भी टेंशन नहीं थी। लेकिन अब इस नियम के बाद हमें अगर पहली बार पकड़ा जाता है तो हमारा 5000 का चालान हो जाएगा, और दूसरी बार पकड़ा जाएगा तो 10,000 का चालान, और हो सकता है 1 साल की जेल हो जाए। दिल्ली में अभी सरकार के तर्कों और नियमों के हवालों के बीच एक तरफ कस्टमर्स खड़े हैं जो ट्रांसपोर्ट के इस सस्ते और सुलभ माध्यम को फिर से शुरू करने की गुजारिश कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ लाखों की संख्या में बाइक टैक्सी राइडर्स के परिवार हैं जो जिंदगी की राह में आए इस स्पीड ब्रेकर से निजात चाहते हैं। कैसे एक्सपेंसेस मैनेज करूंगा, तो मैं तो यही चाहूंगा कि गवर्नमेंट स्टे कम से कम दे दे, या फिर जो बैन है उसको हटा दे। अगर ऐसे ही रहेगा तो फिर सर मुझको या तो सर पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी या फिर वापस जाना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ कि सरकार इसमें अपना स्टे ऑर्डर जल्दी से जल्दी लाए या अपना कानून लाए, ताकि हम काम अपना चला सकें।
और इसमें मैं क्या कहूँ कि मेरे मुंह से शब्द नहीं निकल, मैं बता नहीं पा रहा हूँ बिल्कुल ही कि कितनी टेंशन है इस टाइम हमें। हमारी सरकार से ये विनती है कि इसको देखे, इस पे कुछ करे और हम जैसे राइडरों भाइयों के लिए कुछ सहयोग करे। दिल्ली से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दिल्ली सरकार का तर्क है कि टैक्सी के तौर पर सिर्फ कमर्शियल रजिस्ट्रेशन वाले व्हीकल्स का ही इस्तेमाल किया जा सकता है, जबकि टैक्सी के तौर पर चल रही बाइक्स कमर्शियल नहीं, प्राइवेट रजिस्ट्रेशन वाले हैं। ये तर्क देने वाला दिल्ली अकेला राज्य नहीं है। इससे पहले तमिलनाडु, महाराष्ट्र और चंडीगढ़ भी इसी तर्क पर बाइक टैक्सी बैन कर चुके हैं। लेकिन अगर यही तर्क सही है तो क्या बाकी राज्यों में चल रही बाइक टैक्सियां अवैध हैं? आइए आपको दिखाते हैं कि किस राज्य में टैक्सी पर बैन है। सबसे पहले महाराष्ट्र की बात करते हैं। महाराष्ट्र में अब तक बाइक टैक्सी को लेकर कोई नीति नहीं है। महाराष्ट्र में प्राइवेट व्हीकल्स के कमर्शियल यूज की इजाजत नहीं। रैपिडो इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक गया लेकिन राहत नहीं मिली। तो वहीं तमिलनाडु में 2022 में भी टू व्हीलर्स के कमर्शियल रजिस्ट्रेशन की नीति नहीं बनी। फिलहाल सरकार इसके खिलाफ है लेकिन कोर्ट के स्टे से बाइक टैक्सी चल रही है, जबकि चंडीगढ़ में भी पिछले साल ही बाइक टैक्सी पर बैन लगाया गया। यहां भी तर्क वही था कि प्राइवेट व्हीकल्स का टैक्सी के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। जहां दिल्ली समेत इन तमाम राज्यों में अभी तक बाइक टैक्सी को लेकर नियम साफ नहीं, नीति साफ नहीं, तो वहीं पर देश में कई राज्य ऐसे भी हैं जो बाइक टैक्सी के लिए स्पष्ट नियम बना चुके हैं। मसलन 1981 में गोवा बाइक टैक्सी को परमिट देने वाला पहला राज्य बन गया था। तब वहां राज्य भर में 64 मोटरसाइकिल स्टैंड बनाए गए थे। 2015 में हरियाणा ने भी बाइक टैक्सी को पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी। 2016 में मिजोरम ने भी बाइक टैक्सी के संचालन की अनुमति दे दी थी। शर्त यह थी उसके साथ कि बाइक 2 साल से कम पुरानी होनी चाहिए और कम से कम 125 सीसी की होनी चाहिए। 2017 में राजस्थान ने बाइक टैक्सी पॉलिसी जारी की, जिसके तहत बाइक के कमर्शियल रजिस्ट्रेशन की अनुमति दे दी गई। 2017 में ही उत्तर प्रदेश में रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने 4 जिलों गाजियाबाद, नोएडा, हापुड़ और बुलंदशहर में बाइक टैक्सी के संचालन की अनुमति दे दी थी। 2020 में मेघालय में बाइक टैक्सी के संचालन के नियम जारी किए गए थे। इसके लिए टैक्सी सर्विस देने वाले ऐप्स को राज्य के ट्रांसपोर्ट विभाग से लाइसेंस लेना लाजमी कर दिया गया था। 2021 में कर्नाटक ने बाइक टैक्सी के लिए नियम जारी किए। इसके तहत राज्य में सिर्फ इलेक्ट्रिक टू व्हीलर ही बाइक टैक्सी के रूप में काम करते हैं। आजादी के पहले अंग्रेजों ने मोटर व्हीकल एक्ट 1939 बनाया था। 1988 में बदलावों के साथ मोटर व्हीकल एक्ट पारित किया गया। इसके बाद साल 2019 में इस एक्ट में कई सारे बड़े संशोधन किए गए। बाइक टैक्सी को लेकर केंद्र ने कुछ कदम उठाए, लेकिन आज तक केंद्र और राज्यों के बीच में इसे लेकर स्थिति साफ नहीं हो सकी है। आइए आपको बताते हैं कि आखिर बाइक टैक्सी को लेकर आखिर ये कंफ्यूजन है क्या, जिसे ना समझ पाने और देर से समझने की दलील दिल्ली सरकार की तरफ से दी गई है। मोटर व्हीकल एक्ट का सीधा सा प्रावधान है, प्राइवेट व्हीकल का कमर्शियल इस्तेमाल तभी हो सकता है जब उसे कमर्शियल व्हीकल के तौर पर रजिस्टर करवाया गया हो, यानी आपके पास कमर्शियल लाइसेंस और नंबर प्लेट हो। और यही दिल्ली सरकार का तर्क भी है कि टैक्सी के तौर पर चल रही बाइक्स कमर्शियल नहीं बल्कि प्राइवेट रजिस्ट्रेशन वाली हैं। यहां तक किसी को कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन साथ ही सरकार की तरफ से यह भी कहा गया कि उन्हें बाइक टैक्सी के बारे में अब जाकर पता चला है। पता चलते ही यह आदेश निकाला गया है। सरकार का यही तर्क बाइक टैक्सी राइडर्स के गले नहीं उतर रहा। दरअसल जब जीएनटी रिपोर्टर मनीष चौरसिया बाइक टैक्सी राइडर्स से बात करने निकले तो उन्हें मालूम चला कि वास्तव में कई बाइक राइडर्स को कमाई के इस जरिए के बारे में डीटीसी बसों और दिल्ली मेट्रो जैसी सरकारी सर्विस में लगे विज्ञापन के जरिए मालूम पड़ा। अब ये तो जाहिर है कि सरकारी सेवाओं के जरिए प्रचारित हो रहे इन विज्ञापनों से सरकार की आमदनी हो रही थी, लेकिन इसके अलावा इतने साल से इस सर्विस पर सरकार 5% जीएसटी ले रही थी। ऐसे में सरकार की ये दलील थोड़ी अटपटी लगती है कि उन्हें बाइक टैक्सी सर्विसेज से जुड़े नियमों के बारे में मालूम नहीं था। स्टेट गवर्नमेंट में किसी एक ऑफिसर को आज तक पता नहीं था, जब से ये केस हुआ या ये बातें उठना हुई, कि यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशंस पर ऑटोज, बाइक्स, ई रिक्शा बुक किए जा रहे हैं। सबको पता था, लेकिन जब कोर्ट की तरफ से कुछ नोटिफिकेशन आया, कोर्ट की तरफ से कुछ रोका गया, तो इन्होंने फिर आवाज उठानी शुरू की। तो मेरे अंदाज से तो सबसे पहले होना चाहिए कि स्टेट गवर्नमेंट को इस चीज के लिए लायबल बनाना चाहिए
कि पहले इतने लोगों को अलाउ कैसे किया गया, या उस बाइक उस टैक्स जो ऐप वाले हैं उनको ये अलाउ कैसे किया गया। अलाउ हुआ तो वो इलीगली हुआ या लीगली हुआ, क्योंकि इसमें हमें अकाउंटेबिलिटी सेट करने की बहुत जरूरत है चारों तरफ। आपको बता दें कि इस समय दिल्ली समेत देश के कई शहरों में बाइक टैक्सी के अलावा फूड से लेकर ई कॉमर्स डिलीवरी में भी सबसे ज्यादा बाइक्स का ही इस्तेमाल हो रहा है। इस समय देश भर में 10 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड बाइक टैक्सी ड्राइवर्स हैं। फूड और ई कॉमर्स डिलीवरी में लगी बाइक्स को शामिल करें तो ये संख्या कई गुना हो सकती है। अगर दिल्ली सरकार का तर्क सही हो तो क्या ये सभी बाइक ड्राइवर्स कानून तोड़ रहे हैं? अगर केंद्र सरकार के पुराने कदमों पर नजर डालें तो आप पाएंगे कि वास्तव में इन नियमों के आधार पर बाइक टैक्सी को अवैध नहीं कहा जा सकता। इनमें पहला है अगस्त 2021 का नोटिफिकेशन, जिसमें सभी तरह के टू व्हीलर्स को ट्रांसपोर्ट व्हीकल की तरह इस्तेमाल की अनुमति दी गई है। दूसरा है जून 2021 का नोटिस, जिसमें सामान या सवारी ढोने वाली मोटरसाइकिल को ट्रांसपोर्ट व्हीकल माना गया था। और तीसरा है 2018 में संसद में दिया गया जवाब। तब परिवहन मंत्री ने संसद में कहा था कि मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन 72 और 73 के तहत बाइक टैक्सी का परमिट दिया जा सकता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अगर केंद्र की तरफ से ये कदम पहले ही उठाए जा चुके हैं तो राज्यों को इन्हें मानने में आपत्ति क्यों है? दरअसल वाहनों का विषय समवर्ती सूची के तहत आता है। इस सूची में शामिल विषयों पर केंद्र और राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकते हैं। केंद्र सरकार के बनाए कानून और नियमों को राज्यों की सहमति से ही लागू किया जा सकता है। ऐसे में ये राज्यों पर निर्भर करता है कि वो मोटर व्हीकल को लेकर केंद्र सरकार के नियमों और सुझावों को मानते हैं या नहीं। मोटर व्हीकल एक्ट 2019 के तहत केंद्र सरकार ने कई नियम भी बनाए हैं, लेकिन राज्यों ने नियमों के हिसाब से अपने कानून में बदलाव नहीं किए हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। दरअसल वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर टैक्स से राज्यों को बड़ी आमदनी होती है, इसलिए ज्यादातर राज्यों ने अपने स्तर पर मोटर व्हीकल कानून और उससे जुड़े नियम बनाए हैं। आपको बता दें कि दुनिया भर के कई देशों में बाइक टैक्सी चलाने की अनुमति है। मैक्सिको, कोलंबिया और ब्राजील जैसे लैटिन अमेरिकन देशों में तो बाइक टैक्सी काफी लोकप्रिय है। ब्राजील के ज्यादातर शहरों में ये सर्विस चल रही है, तो वहीं कंबोडिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया और वियतनाम जैसे साउथ ईस्ट एशियन देशों में भी बाइक टैक्सी काफी चलती है। बाइक टैक्सी ने इन शहरों के ट्रैफिक लोड को कम करने में खासी मदद की है। बाइक टैक्सी बाजार पर ज्यादातर देशों ने रेगुलेशंस बनाए हैं, लेकिन इनके जरिए इन पर निगरानी तो हो ही रही है, साथ ही नए रोजगार भी पैदा हो रहे हैं। ऐसे में हमारे देश के लिए बाइक टैक्सी की संभावनाओं को देखते हुए सरकार का इस दिशा में कदम उठाना जरूरी हो गया है। जो कंपनीज यहाँ पर मार्केट में आ रही हैं, लास्ट माइल कनेक्टिविटी दे रही हैं, वो भी सस्ते रेट पर, तो आई थिंक सरकार को सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट को नोटिफाई करना चाहिए कि आप बाइक का रजिस्ट्रेशन एज ए प्राइवेट टैक्सी कर सकते हैं। उसके बाद में स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो अपने यहाँ पर उस चीज को नोटिफाई करें, पॉलिसी लेकर आएं और उस चीज को लीगलाइज वे में उस काम को होने दें। बाइक टैक्सी के लिए जल्द पर्याप्त कायदे कानून बनाकर उन्हें लागू करने से न केवल देश में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा बेहतर होगी, बल्कि इससे बड़ी संख्या में ड्राइवर्स को रोजगार भी मिलेगा। दिल्ली से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए जेएनटी स्पेशल में फिलहाल के लिए इतना ही।